ग्रेविटेशन। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपसे पूछूं ग्रेविटेशन है क्या, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ओनली अर्थ? चलो आज आपको कुछ मजेदार चीजों के साथ साथ ग्रेविटेशन बताता हूँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीजों के साथ ग्रेविटेशन सीखेंगे। बच्चों सेलेस्टियल बॉडी समझते हो? क्या होती है सेलेस्टियल बॉडी? जो सिंपली बॉडी स्पेस में है उसको हम नाम देते हैं सेलेस्टियल बॉडी। और कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन इन नेचर का होता है। ये तीन बातें क्लियर हुई। हर सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स अट्रैक्शन इन नेचर का होगा, और इस फोर्स का नाम क्या देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो बात क्लियर? हाँ, दो सेलेस्टियल बॉडी मतलब दोनों एक दूसरे पे लगाती हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझो कैसे। आपने कभी सोचा है कि ये जो मून है, ये मान लेते हैं हमारी धरती माता, और यहाँ पर है हमारा मून। ये ऐसे अर्थ के अबाउट घूम रहा होता है। क्यों घूम रहा होता है? क्यों ऑर्बिट कर रहा होता है? इसको मजा आता है ऑर्बिट करने में? नहीं, एक्चुअली में अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होती है एक फोर्स के साथ, ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे ओवरकम करने के लिए जोर जोर से घूम रहा होता है। और घूमने की वजह से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को बोलते हैं वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मैं बस बता रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन नॉलेज के लिए, ठीक? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप सोचोगे सर ये क्या बता दिया आपने? पतंग लूटते थे बचपन में, अभी भी लूटते हो मेरे को पता है। ऐसे धागे पे पत्थर बांधते हैं और ऐसे जोर जोर से घुमाते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं और फिर फेंक देते हैं। क्यों बिना घुमाए क्यों नहीं फेंकते? जब आप घुमाते हो तो उस पे एक फोर्स लगना शुरू होता है बाहर की तरफ। उसी फोर्स का क्या नाम होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है? और इसी वजह से आपने देखा था जब हम लोगों ने मून पे मिशन लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया था? पहले अर्थ से भेजा, फिर उसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, फिर फेंक दिया। पहले घुमाते थे उसे अर्थ के अबाउट, ऑर्बिट करवाते थे, उसके बाद थ्रो करते थे स्पेस में। तो ऑर्बिट क्यों करवाया था? उसी लिए जैसे हम पतंग लूटते हैं, फ्यूल कम लगता है उसमें। फ्यूल कम लगता है क्योंकि हम उसमें अर्थ की ग्रेविटेशन से उसकी वेलोसिटी राइज करवा देते हैं। आई बात समझ में? मेरे पैर के नाखून दो, वो खाना है उसको, पैर नाखून खाना दो, ठीक है? बोलो बात समझ आई? तो ये तो समझ में आ गया कि भाई मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था जो मून को अर्थ की तरफ खींच रही थी, जिससे बचने के लिए इसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया और अपनी जगह पर ऑर्बिट करता रहा। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हाँ या ना? अगर अर्थ मून को खींच रही है तो मून भी तो अर्थ को खींच रहा है। तो मून तो चलो घूम रहा है इसलिए नहीं आ रहा, अर्थ क्यों नहीं इसके पास चला जाता? तो उससे क्या होगा? एक्चुअली में इस चीज से बचने के लिए अर्थ अपनी ही जगह पर घूम रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है ना, वो इस मून के कारण रिवॉल्व कर रहा है, वरना वो रिवॉल्व नहीं करता। तो जैसे ये घूमने की वजह से एक फोर्स दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे ही अर्थ भी अपने ही एक्सिस पर घूमकर उस फोर्स को ओवरकम कर रही है। आई बात समझ में, हाँ या ना? कैसे कर रही है ये सब नहीं जानना है ना, फॉर्मूला क्या होता है जानना, जानना तो बता सकता है mv²/r होता है, क्या करोगे जान के? ठीक है? फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, होता क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं, समझना ऐसा होता कैसे है। ये फोर्स कैसे आता है? घूमने की वजह से आता है, ठीक है? यहां पर अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो मतलब अगर मून ना होता तो क्या होता? अर्थ पे लाइफ ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्थ पे डे एंड नाइट ही नहीं होता, ठीक है? आपको ये पता है मून हम अर्थ से कभी भी देखते हैं हमें एक ही साइड दिखता है मून का, सेम है, दोनों 28 डेज का है। तो हमेशा उसका एक ही फेस दिखता रहता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, तो हमें एक ही फेस दिखता है हमेशा, ठीक है? तो मून का हमेशा एक फेस है, दूसरा फेस क्या है? डार्क है, इसलिए उसको बोलते हैं डार्क साइड ऑफ मून, ठीक है? जो हमें पता ही नहीं है, डार्क साइड ऑफ मून। क्लियर हुआ हाँ या ना?
पक्का आई बात समझ में? अच्छा, ये तो कहानी हुई अर्थ और मून की, लेकिन अर्थ हमारे सन से क्यों बाउंडेड है? अगेन ग्रेविटेशनल, नहीं ग्रेविटेशन उसका भी है, सन का भी और अर्थ का भी है। तो सन और अर्थ सेम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा मून और अर्थ काम कर रही है। अब मान लो ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, बोलो हाँ या ना, क्यों घूम रही है? सन के ग्रेविटेशन को ओवरकम करने के लिए। और ये साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होती है? 365 डेज। पॉइंट, हाँ बताओ कितना? नहीं, 365 डेज 5 आवर्स 28 मिनट एंड 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्या? बिल्कुल, सन भी अपनी जगह पर घूमता है और कितने दिन में एक साइकिल कंप्लीट करता है पता है? 25 दिन में, 25 डेज। हाँ सब लगाते हैं, सबके सेलेस्टियल बॉडी का एक फोर्स होता है। अभी मैं सबकी बात करूंगा, चिंता मत करो, एक एक करके जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा सबकी बात करूंगा। अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो सन भी जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना 24 आवर्स में एक ही जगह पर, वैसे सन भी घूमता है और सन 25 डेज में एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, बोलो ये बात भी समझ आई? तो चलो, ये तो एक बात समझ आई कि मून अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चक्कर लगाता है। सन क्या करता है? सन अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है और सन अपनी गैलेक्सी के। हाँ, ये तो पता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखती है स्पाइरल फॉर्म में, है ना? सबकी लगभग ऐसी होती है, सबकी ऐसी होती है स्पाइरल शेप में। स्पाइरल शेप क्यों बोला अपन ने? क्योंकि बेटा स्टार ही स्टार भरे हुए हैं। कितने स्टार हैं? अप्रोक्स 1 बिलियन बोल दो, ठीक है, 100 बिलियन बोल दो, फर्क ही नहीं पड़ता। कौन गिनने बैठा है? गिन सकते हो? नहीं। तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में इतने स्टार हैं, जिसमें यहां पर शांति से एक छोटा सा स्टार घूम रहा है, जिस स्टार को नाम देते हैं हम लोग सन। और ये सन अपनी गैलेक्सी में घूम रहा है, ठीक है। हाँ, ये स्टारों का ग्रुप है, बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पर, ब्लैक होल वगैरह सब एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी के अबाउट ये रहा ऑर्बिट सिस्टम हमारा, जिस पे अर्थ घूम रही है, ठीक है। हाँ, तो अर्थ का आप सोचते हो ना मोशन कैसा हो रहा है, आप सोचते हो अर्थ का मोशन तो बस ऐसे हो रहा है, नहीं, हमारा सन मूव कर रहा है और अर्थ इसके अबाउट ऐसे मूव कर रही है। हेलिकल बोलते हैं इसे, स्पाइरल नहीं। स्पाइरल शेप ये होता है, हेलिकल ये वाला जो शेप है ना, इस शेप को हेलिकल शेप कहा जाता है, लोग गलत बोलते हैं इसका नाम, ये हेलिकल शेप होता है, ठीक है। तो हेलिकल फॉर्म में अर्थ चल रही है। बोलो क्लियर हुई बात, हाँ या ना? आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी एक सन का एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना साल लग जाते होंगे? हाँ, 250 मिलियन ईयर्स, या फिर 1 कॉस्मिक ईयर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 25 करोड़ ईयर्स ओनली, ठीक है। तो सन को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ साल मात्र, ठीक है। बोलो ग्रेविटेशन की एक छोटी सी कहानी समझ आई? हाँ यार, इजी थी। चैप्टर स्टार्ट करें अब, चलें चैप्टर पे। चलो, तो एज यूजुअल हम सब जानते हैं न्यूटन भैया के ऊपर गिरा सेब, पता है ना? पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया ये भी पता है। पेड़ गिर जाता तो क्या होता? मजा आ जाता, कोई और करता फिर ये काम। एक्चुअली में न्यूटन बाबा ने रिसर्च चुराई है, न्यूटन की रिसर्च है भी नहीं है, न्यूटन की रिसर्च है ही नहीं है। ये संस्कृत का नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है। संस्कृत वर्ड था ये ग्रेविटेशन, जिसको आप बोलते हो गुरुत्व आकर्षण, इसका नाम है। चलो, इंग्लिश में कभी सुना है ग्रेविटेशन वर्ड कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है? कैसे बनेगा बताओ? गुरुत्व हम लोग धरती को बोलते हैं, गुरु मतलब माँ, धरती माँ, तो हम लोग संस्कृत में गुरुत्व गुरु वर्ड यूज करते हैं, तो ग्रेविटेशन कहाँ से आ गया? इंग्लिश में है कोई रिलेशन अर्थ का? ठीक है, खैर छोड़ो। तो न्यूटन ने बच्चों जो ऑब्जर्व किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली में ये कहानी ना सच्ची नहीं है, सेब वाली कहानी जो बताई जाती है ना, फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल दिया जाता है।
ठीक है। तो देखो उन्होंने एक चीज देखा कि जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम छोड़ देते हैं वो नीचे आके गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो इन्होंने इस चीज को सोचा कि इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसकी तरफ, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया उन्होंने, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। अब इसको इन्होंने और कैसे कैसे ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जैसे मैं आपको ही बड़े आसानी से बताता हूँ। आपको मैंने नीचे यहाँ पर खड़ा कर दिया और छत पे से एक प्लास्टिक की बॉल आती है ना छोटी वाली, वो आपके सर पे गिराई, चोट लगी होगी थोड़ी सी। फिर सेम हाइट पे मैंने सोचा कि यार आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू, पढ़ के आया ना पिछले चैप्टर में, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अर्थ के केस में क्या बोल सकते हो, m इंटू जी बोल सकते हो, है ना। तो मैंने आपके सर पे पहली बार तो एक प्लास्टिक की बॉल गिराई, और दूसरी बार मैंने एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। क्या होगा, हाँ। तो यानी कि बच्चों आपको एक बात समझ में आ रही कि जैसे ही मैंने मास बढ़ाया फोर्स बढ़ जाएगा, एग्री करते हो। तो इसने भी यही बोला कि अगर मैं एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखूं बच्चों, तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी बढ़ता जाएगा। बोलो एग्री। लेकिन किसका मास बढ़ाएंगे, तो दोनों का। दोनों के लिए सोचो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मास ऑफ अर्थ। अर्थ तो चेंज कर नहीं सकते अपन। तो मैं इसको बोलो अगर बेटर मैं इस वे में बोलूं M1 M2, तो मान लोगे M1 और M2 इन दोनों के प्रोडक्ट पे अगर दोनों में से किसी भी एक का मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्या दर्द हो रहा है सर में, ज्यादा तेज लग गई, चल ठीक है। लेकिन बच्चों एक और चीज पे डिपेंड कर रहा था ये, कभी सोचा है आपको मैं उठा के अर्थ के बाहर फेंक दूं यहां पर, क्या अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा आप पे, बहुत कम लगेगा। जैसे जैसे पास लाते जाऊंगा ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता जाएगा। सबको इस बात का विश्वास है, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। मानते हो इस बात को, या फिर मैं इस बात को दूसरे तरीके से बताऊं कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा कम होता जाएगा, हाँ या ना। तो यानी कि क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मास। बेटा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब ग्राफिकल निकालते हैं इसे, अभी तुम्हें मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि तुम क्लास 9th में होगी। अगर कभी जानना हो तो ये चैप्टर होता है 11th क्लास में, तब बताएगा पूरा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बोलो एग्री, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें। अगर मैं एक साथ कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r²। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए लगता है कांस्टेंट, दैट इज G M1 M2 अपॉन r²। और यहां पर बच्चों G क्या होता है, कांस्टेंट। अब 9.8 बेटा वो स्मॉल जी होता है, ये कैपिटल जी है। इस जी को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.6 और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों बोला, ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है। कहीं पे भी चले जाओ, चाहे हमारी गैलेक्सी, चाहे पड़ोस वाली गैलेक्सी, चाहे उसके पड़ोस वाली गैलेक्सी। कौन सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, वेरी गुड। जस्ट पड़ोसी, हमारी गैलेक्सी का नाम, नियरेस्ट स्टार अर्थ का सेकंड नियरेस्ट, गेम ओवर। यही पढ़ा था क्लास 8th में, है सुना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एनसीईआरटी में था। चलो नोट डाउन करना ही है, छापो जिनको नोट डाउन करना है। मैं जूम आउट कर दूं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा वैसे बना देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मत छापना, रुक जाओ। तो बेटा इसको अर्थ सरफेस से मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि ये दो बॉडीज हैं स्पेस में, ठीक है, स्पेस में दो बॉडीज रख रहे हैं अपन। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, r। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स। अच्छा एक और बात, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा ऑलवेज, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा, मतलब या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और लगा दो, ये ऊपर सर पे लगने लग जाए, नीचे लगने लग जाए। ठीक है, डिस्टेंस यार नहीं, डिस्टेंस रेडियस नहीं होता, डिस्टेंस है। रेडियस कब से होने लग गया, अरे अर्थ के केस में, अरे आर का मतलब क्या, आर का मतलब रेडियस ही होगा। मतलब किसी का भी नाम दुनिया में छुटकी हो तो तुम ही होगे। हाँ कोई भी हो सकता है ना, वैसे आर का मतलब जरूरी नहीं है तुम पर हमेशा रेडियस ही बोलो। अर्थ के केस में रेडियस बोलते हैं अपन। अभी करते हैं बात उसकी। न्यूटन यूनिट है उसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सेंटर्स। आरव मैंने सुना है तुमने इन बच्चों को, हाँ बेटा सर मैंने इसमें चैप्टर से रिलेटेड डाउट है। बोलो। सर जब एक फ्री फॉलिंग बॉडी रहती है हाँ तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, जो अर्थ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं -g। वैसे अपना टॉपिक आएगा भी, -g मत बोलो, एक्चुअली में g बोलो। माइनस तो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, नीचे की तरफ को माइनस कर देते हैं। तो सर फिर उसका वेलोसिटी या वेलोसिटी बेटा हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। जैसे आप एक एग्जांपल। देखो फ्री फॉल का मतलब, देखो अगर जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, वैसे अभी आगे आएगा इस चैप्टर में। फ्री फॉल का मतलब होता है किसी बॉडी को पकड़ा और फ्री कर दिया। अब ये फ्रीली फॉल करेगा या ये फ्री फॉल, तो जैसे ही मैंने इसको फॉल किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन अर्थ लगा रही होगी, दैट इज g। तो मैं इसको माइनस का g बोल सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। बस हो गया काम। अब जो भी एक एडिशनल डेटा दे रखा होगा उससे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा खूब, चिंता मत करो, अभी आने वाला है। ठीक है। हाँ मैं वही बात करने वाला था। हाँ बेटा आरव, आवाज आ रही है मेरी, आलव। हाँ बेटा मैंने सुना है तुमने सबको टॉफी वॉफी खिला दी है। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में कब आ रहे हो ऑफलाइन, ऑफलाइन नेक्स्ट क्लास में आओगे ना? हाँ बिल्कुल। तो बायो में कौन सा चैप्टर चल रहा था अभी, टिश्यू। तो बेटा सेल एंड टिश्यू पढ़ के आना। स्कूल से मुझे क्या मतलब है, जितना जितना हो गया उतना पढ़ के आना।
ठीक है, अभी टिश्यू स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो मैंने सेल एंड टिश्यू बोला ना बेटा, सेल तो पढ़ के आना ही पूरा का पूरा, टिश्यू जितना हो गया उतना पढ़ के आना। क्यों कर दें, कल कर दें ऐसा? अब बेटा बात हो गई, टाइम खराब मत करो, शट अप। इतने दिनों से चीटिंग चल रही है इसकी, सबको पागल बना रखा, नींद नहीं आ रहा हर बार टॉपिक। कोई बात नहीं, अब टॉफी चाहिए किसको, अब तो इसके टेस्ट चलेंगे हर दिन ना, चाहिए ही नहीं अब किसी को, मतलब ना, अब सबको टेस्ट चाहिए। ना ना ना, अब इसके साथ पता बुरा होगा, नहीं कोई प्याज की कचौड़ी नहीं, कोई समोसा नहीं, जितने क्वेश्चंस गलत करेगा उतने दिन वापस से टेस्ट देने पड़ेंगे। तभी तो, अब इसको पूरी 10 में से 18 गलत करता है। चल आगे बढ़े। कोई बात नहीं, चलो तो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना आरब के लिए, सब लोग अपने हिसाब से। अच्छा बुक अलाउड है, बिंदास बुक खोल के पूछ सकते हो। हाँ तुम लोग जैसा चाहो, तुम लोग चाहो तो पियर्सन वाली बुक से पूछ सकते हो। ठीक है आरब, मैंने सबको परमिट कर दिया है, दे कैन आस्क फ्रॉम एग्जाम्पलर, पियर्सन, वेयर एवर दे वांट। ठीक है, और अगर तुम्हारे 10 से कम गलत हुए तो फिर मैं भी पूछूंगा। किसकी? तो बेटा होता तो ये भी नहीं है कि तुमने बच्चों को प्रॉमिस किया था अभी तक टॉफी नहीं खिलाई, नहीं होता तो वो भी नहीं है ना, 1 महीने से ये चल रहा है। बेटा मैं 1% चांस नहीं देने वाला वापस, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों अभी इधर ध्यान दो। अच्छा इस केस को जरा अर्थ के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें, ये केस एक्चुअली में कैसा है। तो देखो ये बड़ा वाला बॉडी हमारे लिए अगर मैं बोलूं तो अर्थ जैसा नहीं दिख रहा, अर्थ जैसा ये बड़ा वाला बॉडी, मैंने इसको नाम दे दिया M1, या फिर मास ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, मैं इसको मास ऑफ अर्थ बोल दूं, और इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, अर्थ का सेंटर। और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको आप बाहुबली बन के उठा रहे थे, अमरेंद्र बाहुबली है ना, हाँ बढ़िया, क्या हो गया? तो दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, अमरेंद्र बाहुबली बन के आपने ऐसे उठाया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पे, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या रखा, M2। तो ये बताओ अर्थ हमेशा इसको खींचेगी किधर की तरफ, मैंने क्या बोला, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो इसीलिए अर्थ हमेशा कहाँ फोर्स लगाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो कहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ रखा है तो यहाँ, हमेशा mg कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कभी कभी बेवकूफी भरा दिमाग मत लगाना, जैसे कि मेरे यहाँ पर एक दो बच्चे हैं जो दिमाग लगाते हैं कि अगर मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर हो गया भारत और यहाँ पर हो गया USA, अमेरिका। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, जो भी यही बालक, मैंने पूछा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, इंडिया में, इस पे फोर्स यहाँ लगता है mg, तो बताओ अमेरिका में कहाँ लगेगा, तो इसने बोला यहाँ। तो फिर क्या बोलोगे तुम, कहाँ लगना चाहिए? चलो गुड। तो इसका मतलब बेटा अगर आप लोग ये बोलते हो, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोड़ा तो नीचे आके गिरा, और अमेरिका में छोड़ेंगे तो ऊपर चल जाएगा।
नहीं, वहां भी तो नीचे गिरे, वहां पर भी तो नीचे गिरेगा ना, तो टुवर्ड्स द सेंटर। आई बात समझ में? अब बोलो सर। अर्थ का मास मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। अराउंड 10⁻24 किलोग्राम के आसपास होता है। 6 × 10⁻24, वैसे एक्चुअली में 6.6 × 10⁻24 होता है। अभी अभी एक एक करके करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। अगर ओवरकम नहीं करता तो कहीं ना कहीं मूव कर जाता हो, दोनों तरफ लगने वाले फोर्स बराबर होते हैं उसके, इसलिए वो एक जगह पर घूम रहा है। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो फिर किसी एक साइड नहीं चल जाता, या तो अर्थ पे आके गिर जाता। अच्छा, मून सडनली अर्थ पे आके गिरने लग जाए तो क्या होगा? है? सुनामी आएगी, ठीक है, टाइड्स हो जाए। बेटा ठंडा नहीं होगा, अर्थ पे वॉल्केनिक इरप्शंस चालू, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे और कोई खड्डा नहीं होगा। देखो अभी ये भी बताता हूँ, पहले अर्थ के अंदर सारे वॉल्केनोज बाहर एक्टिवेट हो जाएंगे, तो अर्थ पे तो सारी लाइफ खत्म हो गई। अभी मून आ ही रहा है, रास्ते में ही है, उससे पहले सब हो जाएगा। लेकिन अर्थ भी तो, ग्रेविटेशन फोर्स पास आएगा तो बढ़ेगा ना, आर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पास आता जाएगा, सारा पानी वानी हवा में, लावा वगैरह सब हवा में, डस्ट वगैरह सब, लाइफ खत्म यहाँ पर। अभी मून रास्ते में ही है, लेकिन अर्थ भी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मून के टुकड़े कर देगा। अब ये मून एक टुकड़ा बन के, जैसे सैटर्न के अबाउट एक रिंग घूमता है, वैसे ही अर्थ के अबाउट एक रिंग बन जाएगी मून की। अब सोचो सैटर्न के अबाउट रिंग कैसे आई? बिल्कुल, उसने उसको पिचका के बना दिया। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिंग बन गए, रिंग बन गए उसके पास। किस किस के पास है रिंग्स? कौन कौन से प्लेनेट के पास रिंग्स है? एक्चुअली में देखो, जितने भी एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं ना, उन सबके पास लगभग लगभग रिंग्स हैं, जो भी एक्सटीरियर प्लैनेट्स हैं। अब तुम लोग एक्सटीरियर, लगभग लगभग कह रहा हूँ, एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं बेटा उनको। एक्चुअली में 4 इंटरनल प्लैनेट है, 4 एक्सटर्नल प्लैनेट है। हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर वाले को इंटरनल प्लैनेट, जिन्हें छोटे प्लैनेट भी बोलते हैं, और वो बड़े प्लैनेट्स होते हैं। कौन सी लाइट? ए अभी मैं मेरे टॉपिक से भटक जाऊंगा, इसलिए अभी टॉपिक पे बात करें, ठीक है। फिर लाइट वाइट बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। जब मैं चीजें बताऊंगा तो तुम लोगों को पता ही है फिर मैं कितनी डिटेल में बताता हूँ, इतना तो मालूम है ही, पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन करें एक छोटा सा आसान सा। चल, चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, अर्थ सरफेस पे, जिसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। हाँ, ये क्वेश्चन 2 kg दिया था मास मैंने, अभी चेंज कर देता, 3 kg ले लो, मास 3 kg। अब बोलो, लो, हो गया खुश? ऑब्जेक्ट का मास 3 kg, रेडियस 6400 किलोमीटर, और मास ऑफ अर्थ इज 6, एक्चुअली ये मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। आई थिंक 6.610 है। हाँ ठीक, 6 × 10⁻24 kg, ये है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। फटाफट मुझे चेक करके बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। जल्दी जल्दी करके बताओ, सॉल्व जल्दी करो, मैंने आंसर भी निकाल लिया इसका, है ना, न्यू महान में।
मेरा आंसर आ गया, जल्दी निकालो। और क्या। हाँ चलो मैं करवाऊं। नहीं सर। नहीं अब तो मैं ही करवाऊंगा। अब तो मैं करवा के ही मानूंगा। अच्छा चलो 3 बोलते करवाऊंगा। 3। चलो इधर देखो। देखो बच्चों F इज इक्वल टू क्या होता है? जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें गिवन है, लेकिन एक चीज मुझे ऐसा यूनिट में नहीं गिवन है। ये किलोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई, तो 64 इंटू 3 जीरो वैसे आते हैं और 2 जीरो पहले से, तो क्या 10⁵ लिख दूं मीटर। क्या वो नहीं आया? आराम से पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। 6400 किलोमीटर को ये कैसे लिखा? ये हाँ देखो 64 इंटू 100 लिख दूं चलेगा, किलोमीटर जो था वही लिखा। और अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 64 इंटू 100 इंटू 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अब जरा बताओ 64 और कितने जीरो होगा ये? 5। क्या मैंने यही नहीं लिखा? ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ बेटा आगे देखो। अरे बस इधर इधर, अरे इधर देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो जी की वैल्यू क्या क्या होती है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये सबको याद होनी चाहिए जी की वैल्यू। ठीक है कैपिटल जी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है मुझे? 3। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना? 64 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है डन। तो अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था। 10 की पावर वालों को सबको एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यूज वालों को एक साइड। तो देखो 6.67 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 64 का स्क्वायर था, तो इसको 64 इंटू 64 लिख दूं। ठीक है और देखो 10 की पावर वाले कितने टर्म्स बचे? एक बचा 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर प्लस का 24 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। बोलो किसी को तकल्लुफ? कोई हेडेक टेंशन आ रहा है समझ में? चलो अब तो बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप सबको बहुत अच्छे से आती है, मुझे विश्वास है ना? ये डिवाइड मल्टीप्लाई करना आता है ना? आता है सबको? आता है ना? चलो रुद्राक्ष करो फटाफट। शिजुका तुम्हें डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आता? अच्छा हाँ करो। हाँ तो करो 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 करो। 10 की पावर सॉल्व करना मैं सिखा देता हूँ। देखो 10 की पावर -11, देखो मल्टीप्लाई में सेम बेस पे क्या, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा। कौन सी 6.67 वाले को किधर ले जाओ? वो सब तुम करते रहना, मैं क्यों करवाऊँ। ठीक है ये सॉल्व किया मैंने और ये मेरे पास बचा 10 टू द पावर कितना? 11 21 3 10 टू द पावर 3 बचा। ये पूरा सॉल्व करके
अब उधर वाली वैल्यू सॉल्व करो और मुझे पता है वो वैल्यू क्या आएगी। मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। हाँ, क्या आएगा? तो ऐसा दोस्त बनाए क्यों तुम? जिंदगी में ढंग का दोस्त बनाओ। चलो ठीक है, वैसे आ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तुमने थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया पीछे, उसको कह रहा हूँ, आपका ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर फिर भी सही माना जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, नहीं 3 डेसिमल प्लेसेस निकालोगे पूरा, मतलब वैसे अगर पूरा ओवरऑल बताऊं तो 2 डेसिमल प्लेसेस ठीक होता है। ठीक है, तो मैंने इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल लिया? मेरा तो 2.9 का कुछ इंटू 10 होगा। हाँ, तो इंटू 10 आ गया ना तुम्हारा, 39 तो 29.4 हो जाएगा ना। इसका एग्जैक्ट आंसर बैठेगा 0.02943। पूरा सॉल्व करके निकाल दिया मैंने, तो दैट इज 29.43। आगे भी आएगा लेकिन 43 2 डेसिमल तक चाहिए था ना। क्या हुआ बेटा? चलेगा। चलो अब मैं बताऊं मैंने कैसे कर लिया फटाफट, क्योंकि मुझे एक वैल्यू याद थी। कौन सी वैल्यू बताऊं? अर्थ के केस में, अब तुम लोग को आज बता देता हूँ थोड़ा सा। अर्थ के केस में, अर्थ के ही केस में, हर जगह वैलिड नहीं होता। अर्थ के केस में g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये तीनों एक वैल्यू है इन सबकी। इसकी 6.67 इंटू 10⁻11, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 और इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर। इन सब वैल्यूज रखकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9.81। तो ये मुझे याद था पहले से। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो सारी वैल्यूज के अलावा इकलौती वैल्यू यही तो बची। ठीक है, तो बस इस आंसर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे वहां भी, क्यों पता है, लेकिन अर्थ के केस में ओनली, हर जगह मत लगाना। सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये वैल्यू याद है कहीं पे पढ़ी थी आप लोगों ने 9.8, क्या था? न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही था, तो यही कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ। वैसे अभी टॉपिक है ये अपना, आगे चलते, तो अभी ना भी लिखो तो चलेगा, इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा।
ठीक है, अभी तो सॉल्व करो पूरी कैलकुलेशन। रुद्राक्ष आया नहीं आंसर, कर ही नहीं पा रहे। आने का 29.6 हाँ ठीक है ठीक है, 29.43। तो पीछे तो मैं थोड़े बच्चों से मिल के आऊं। कहाँ कर रहे हो तुम कैलकुलेशन, कर रहे हो, कहाँ किया दिखाओ, खाली है पीछे, तुम्हारे दिमाग जैसा लग रहा है ये। बेटा इंग्लिश में कैलकुलेशन कैसे करते हैं मुझे सिखाओ। हाँ वहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए ना वर्ड्स, तो मुझे लगा कैलकुलेशन कर रहे हो तुम। कहीं कुछ नहीं किया तुमने, जल्दी करो। हाँ सीबीएसई कॉपी लाने के अलावा क्वेश्चन भी करते हैं, कहाँ किया, जल्दी करो, बताओ अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है नहीं है ना, इसने बोला था नहीं अलाउड। हाँ हाँ लिख दो, नहीं गलत आ रहा है, फिर से करो, गलत आ रही कैलकुलेशन। अरे इधर देख रहे हो, उधर कैलकुलेशन करो, जल्दी करो। ये देखो बिना गाने, बिना गाने के डांस करेगा देखो, ठीक है। हाँ बेटा, आपने 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। बेटा 4 डेसिमल प्लेसेस देखो, मैंने एक्चुअली में यहाँ पर ना, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेरे पास 10⁻³ बच रहा है, बट अगर मैं इसमें रखूंगा ना, इस केस में इतने की वैल्यू, इस मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू रखूंगा तो पूरा कैलकुलेट करके 9.81 आ रहा है। बट यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो 10⁻³ बचा मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको सॉल्व करके बचा था 10⁻³, तो मैंने खुद ने मेरा दिमाग दौड़ा करके सोच लिया कि इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 29.4 आएगा, तो इसलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड करके आंसर लिख दी। ठीक है, आई बात, समझ नहीं आई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे आप यही आएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू प्री कैलकुलेट करके रख रखा है अपन ने, ठीक है, अर्थ के केस में अभी बताऊंगा ना, टॉपिक है ये आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टॉपिक आएगा, वहां बताऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं फिर, आसान सा, चलो ये करवाया हुआ ये तुम लोगों को, तो क्वेश्चन ये रहा, हाँ बेटा ये येलो लाइन, येलो कलर से लिखे हुए डेटाज हैं आपके पास। मास 29.43 कितना है तुम्हारा, कोई बात नहीं, हम घर पे निकाल लेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, इधर ध्यान दो, मास ऑफ मार्स आपको गिवन है 6.39 इंटू 10⁻23, मास ऑफ जुपिटर 1.89 इंटू 10⁻27, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज 7.49 इंटू 10⁵ मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब वो बेवकूफी मत करना 9.8 वाली, वो सिर्फ अर्थ पे वैलिड होता है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, और मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है, इसके नीचे सॉल्यूशन। हाँ तुम्हें क्यों लगता है तुम ही दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार हो और कोई भी नहीं है, पता है मुझे। अभी मैं यहाँ पर मास चेंज कर दूं, अभी स्वाद आ जाए, अभी स्वाद आ जाएगा। चलो लो मास चेंज कर देते हैं, अभी क्या दिक्कत है, नहीं एक बच्चे की इच्छा है तो मास चेंज कर देता हूँ, कर दो ना। मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू 2.13 इंटू 10⁻23 kg, और मास ऑफ जुपिटर मैंने चेंज कर दिया आपके पास,
ये लो, कर दिया मास चेंज। हो गया मास चेंज। लो, तो अब मैंने दे दिया मास ऑफ मार्स, आपको दे दिया 2.13 इंटू 10⁻23 kg, और मास ऑफ जुपिटर दे दिया 5.67 इंटू 10⁻27 kg। अब निकालो आंसर। ज्यादा समझदार बन रहे थे मेरे सामने वो। मेरा आंसर आ गया इसका, फटाफट करो। नहीं, डिस्टेंस वही है। क्या क्या बोल रहे? अरे नीचे येलो कलर में दे रखे ना तीनों, ये डेटा है। कैपिटल जी तो आप लोगों को याद ही है, 6.67 इंटू 10⁻11। आराम से पीछे पलट के देख सकते हो। तुम बताओ क्या हुआ? अभी तो पिछला वाला कैलकुलेशन कर ही लिया तुमने एबीसीडी के फॉर्म में। अब बताओ राष्ट्रपति भारत के, भारत के राष्ट्रपति कौन है? नहीं, पहले राष्ट्रपति बताओ। वैसे एक दो और पकड़ में आए थे ना राष्ट्रपति भारत के, एक और एक दो से और पूछा था, उन लोगों ने भी यही बताया था जो इसने बताया था। राष्ट्रपति नीतीश कुमार बताया था ना इसने। राष्ट्रपति भारत के, बेटा मोदी जी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। राष्ट्रपति है ना रुद्राक्ष? अच्छा रुद्राक्ष, तुम्हें घर पे पिटाई विटाई नहीं होती है कि तुम्हारी? कोई पिटाई थोड़ी करता घर पे, तुम्हारी घर पे कोई पिटाई थोड़ी करता। तुम्हारी पिटाई होती है, इसको पीटते भी है। बेटा मुझे तो ये लगता है तुम्हारी तो पिटाई नहीं हो सकती है। मैं किसी दिन मन भी करे इसकी पिटाई करने की मेरी, तो मैं बिल्कुल वैसे रुक जाता हूँ। काम का कुछ हो जाए। वो उसमें उंगली हाथ में आ जाएगी इसकी। पर्सनैलिटी देखी नहीं है क्या इसकी? तुम्हारा वजन कितना है? वजन कितना है तुम्हारा? 11 किलो। ये वो बच्चा है जिसका जन्म के टाइम जो वजन था वही आज तक है, वही लेके चल रहा है ये। ये एक्चुअली में अपने बाल जल्दी नहीं कटवाता, कम से कम उसका ही वजन रहे, वरना हवा हवा में लहरा जाए कहीं। अगर ये गलती से स्कूटी चला ले तो ऐसे एक्सीलेटर पकड़ता है और पीछे खुद लहरा रहा होता है, तो पीछे लहरा रहे होते ना तुम।
हाँ ये बात तो है, फायदा तो बहुत है। वेट कम होने का सबसे अच्छा फायदा होता है, कुछ भी कर लो कोई मारने आएगा, अरे यार क्या मारूं इसको। ये तुमसे किसने कहा कि वेट की वजह से ऐसा होता नहीं थकता है? पता है, ये बिल्कुल गलत पता है तुम्हें। अगर पता है तो मैं तुम्हें सच बताऊं, वो अब पर्टिकुलर आदमी के स्टेमिना की बात अलग होती है। एक बंदे ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो काफी हेल्दी है और सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस जंप और रनिंग का रिकॉर्ड है उसका। हुसैन बोल्ट। क्या इसमें टकला होने से क्या लेना देना है? अरे जल्दी करो कैलकुलेशन, मेरा आंसर आ गया, बताओ आंसर। हाँ बता दो तुमने क्या क्या किया, अब रुक जाओ। हाँ दिखाओ क्या लिखा है। हाँ तो हटो तो से, हाथ तो हटाओ। हाँ सब गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। जी जी कहाँ है इसमें, कैपिटल जी कहाँ है? कैपिटल जी कहाँ है? 6.67 10 to the minus 11। बेल, बेल भी क्या ही बोलूं, इसका कुछ नया नाम रखना पड़ेगा। रुद्राक्ष को बदनाम कर रखा है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल चीज को, तुम्हारा नाम दिया हुआ है, बताओ। रुद्राक्ष नाम है इसका। तुम्हारे लिए वो कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, जानते हो? आंख का अंधा नाम नयन सुख। एक आदमी है उसका नाम नयन सुख है, नयन सुख का मतलब होता है आंखों से प्राप्त होने वाला सुख, और वो एक्चुअली में क्या है, अंधा। तो वही तुम्हारा नाम है, रुद्राक्ष, पावरफुल। एक बार तुम्हें मैं सामने कैमरे पे दिखा दूं सबको। हाँ ये एक्चुअली में कैमरे पे आना भी नहीं चाहिए। सब नहीं, सब सब जानते हैं ना एक्चुअली में इसको पहले से। और लैक्मे आइकॉनिक काजल, उसका उसका एडवर्टाइज इसी ने किया था। वो ऐसे एक 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 ऐसे बड़ी सी काली वाली कढ़ाई लेके आया, उसमें से ऐसे काजल निकाल के लैक्मे आइकॉनिक काजल। हाँ वही, वो स्टिक यही तो था। वो जनरली वो जो आता है ना उसमें, आइकॉनिक काजल में जो काजल की स्टिक आती है, वो यही था, वही बनता है ये। बेटा लॉजिक की तो तुम बात ही मत करो। तुमने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति ऑफ भारत। तुमने नहीं बताया था राष्ट्रपति कौन थे? नीतीश कुमार। प्रेसिडेंट कौन थे? मोदी जी। तो तुम चलो छोड़ो, आज बता दो। सब छोड़ो, सब छोड़ो, आज बता दो मुझे राष्ट्रपति कौन है। हाँ तुम ये बताओ राष्ट्रपति कौन है। नेशनल एंथम क्या है इंडिया का? क्या सेल्फी मैंने ले लिया आज?